हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल TSK टेक्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसफार्मर का टेस्टिंग। ऑलरेडी हम लोगों ने ट्रांसफार्मर का बेसिक प्रिंसिपल और उसके रिलेटेड लॉसेस, आयरन लॉसेस, कॉपर लॉसेस, सारी चीज़ें पढ़े हैं। अब हम लोग इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं, ट्रांसफार्मर को टेस्ट कर कर वही लॉसेस को कैसे फाइंड करना है ताकि हम लोग ट्रांसफार्मर का इफिशियंसी कैलकुलेट कर पाए। ये हमारा टास्क रहेगा आज का। चलो ठीक है, हम लोग सीधा चले जाते हैं। उसके पहले ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट पढ़ने से पहले हम लोग एक काम कर लेते हैं, पोलैरिटी टेस्ट पढ़ लेते हैं। इसमें से कुछ कुछ बिट्स आ जाते हैं, बस एक बिट को करके तुरंत हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट पे चले जाते हैं। अब देखो फर्स्ट टेस्ट है पोलैरिटी टेस्ट। और पोलैरिटी टेस्ट किस लिए यूज़ होना चाहिए, कब यूज़ करते हैं, जब भी आपको दो ट्रांसफार्मर्स पैरेलल में यूज़ करना है या फिर ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड का वाइंडिंग आप वाउंड कर रहे हो तो आपको पोलैरिटी पता होना चाहिए। ठीक है, अब पोलैरिटी दो तरीके से देते हैं, एक होता है डॉट नोटेशंस, दूसरा होता है पॉजिटिव नेगेटिव। मैं प्रेफर करता हूँ डॉट नोटेशंस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको दिया है ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग है और आपने वोल्ट मीटर कनेक्ट करके रखा है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन प्रोवाइड करके दिया है बिटवीन प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो वोल्ट मीटर है, अब देखो यहाँ पर करंट एंटर कर रहा है, ठीक है, डॉट नोटेशन के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर करंट लीव करेगा। ठीक है, आई होप क्लियर है। तो यहाँ पर क्या रहेगा आपका E1 प्लस E2 रहेगा, मतलब ये क्या हो गया आपका एडिटिव पोलैरिटी हो जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे, तो ये देखो यहाँ पर प्लस माइनस, थोड़ी देर के लिए मैं प्लस माइनस लिखता हूँ समझने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखूंगा प्लस माइनस, सॉरी प्लस और माइनस। ठीक है, अगर मैं KVL अप्लाई करता हूँ इसके बीच में तो मुझे ये इक्वेशन मिलता है सिंपली, आपको कुछ अलग से करना नहीं। सो V इज इक्वल टू E1 प्लस E2। ठीक है, आई होप क्लियर है सब लोग। अब हम लोग क्या करते हैं, एडिटिव पोलैरिटी है। ठीक है, अब अगर आपने ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल ठीक से पढ़ा है तो देखा है, तो उसमें हम लोगों ने क्या किया था, देखो यहाँ से कुछ फ्लक्सेस निकलेंगे, यहाँ से कुछ फ्लक्सेस निकलेंगे और एक दूसरे को अपोज करेंगे, तभी ट्रांसफार्मर एक्शन बनता है। तभी आप बोल सकते हो कि आपका जो ट्रांसफार्मर है वो क्या है, कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस है। सो यहाँ पर देखो करंट आया I1, यहाँ से आया करंट I2 मान लो। अब यहाँ पर कैसे है आपका अपोजिट पोलैरिटी, मतलब ही आपका सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी बनेगा। और क्वेश्चन यही रहता है कि डॉट नोटेशन प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों करंट एंटरिंग के पॉइंट पे होने चाहिए, नादर देन एक करंट और एक लीविंग। अगर एक करंट एक लीविंग है तो समझ लेना है आपका क्या है, एडिटिव पोलैरिटी है। और अगर दोनों के दोनों करंट एंटरिंग है तो समझ लेना है आपका क्या है, सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी है। और आपको ट्रांसफार्मर के लिए सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी ही चाहिए, ये भी एक बिट है। सो यहाँ पर आपका जो वोल्ट मीटर दिखाएगा वो क्या रहेगा, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, आइदर E1 माइनस E2 या फिर E2 माइनस E1। ठीक है, मैंने यहाँ पर सिंप्लिसिटी के लिए सिंपली वोल्टेज जो वोल्ट मीटर रीड कर रहा है वो क्या है, E1 माइनस E2 दिख रहा है। सो जब भी आपको पोलैरिटी चेक करना है तो अगर E1 प्लस E2 आता है तो आप सिंपली क्या करोगे, आपके पोलैरिटी को चेंज कर दोगे, आप E1 माइनस E2 के साथ चले जाओगे और ट्रांसफार्मर डिज़ाइन कर लोगे। इवन पैरेलल ऑपरेशंस के लिए भी आपको पोलैरिटी चाहिए होता है ऑफ ट्रांसफार्मर, ताकि आप वाइंडिंग को ऐड कर पाओ। ठीक है, और दूसरे वाइंडिंग्स के साथ अपोज कर पाओ। आई होप क्लियर है। अब देखो यहाँ पर एक बिट देके रखा है, ट्रांसफार्मर है, वोल्ट मीटर का कनेक्शन है, 200 वोल्ट देके रखा है, मतलब रीड कर रहा है आपका वोल्ट मीटर। और आपको पूछा है कि CD अपॉन AB का टर्न्स रेशियो कितना आएगा। ठीक है, अब देखो ये 200 है, पोलैरिटी दे के नहीं रखा है इस प्रॉब्लम में। सबसे ही इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर पोलैरिटी नहीं है, तो मैं अगर एज्यूम कर लिया कि ये वाला एडिटिव पोलैरिटी है तो मेरा वोल्ट मीटर कितना रीड कर रहा है, E1 प्लस E2 रीड कर रहा है, मतलब ही कितना हो गया, 200 वोल्ट। ठीक है, ये है आपका E1, ये है आपका E2 और E1 का वैल्यू आपको 100 वोल्ट दे के रखा है। तो यहाँ से मैं सिंपली E2 का भी वैल्यू कितना लिख सकता हूँ, 100। इसका मतलब E1 या फिर E2, मुझे पूछा CD अपॉन AB है ना, तो E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू 100 अपॉन 100 इज इक्वल टू 1। आपका जो टर्न्स रेशियो है, अगर आपने एडिटिव पोलैरिटी लिया तो कितना आता है, 1 आता है। ठीक है, लेकिन अगर ये वोल्ट मीटर
E1 माइनस E2 या फिर E2 माइनस E1। तो मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर E2 माइनस E1 लेता हूँ ताकि हायर आ जाए, ठीक है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो E2 माइनस E1 लिख लिया। सो E2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 200 प्लस 100 मतलब ही 300 हो गया, ठीक है, माइनस नहीं आना चाहिए बोल के मैंने E2 माइनस E1 लिखा और कुछ नहीं। सो E2 का वैल्यू कितना है आपका 300 वोल्ट है और E1 का वैल्यू कितना है आपका 100 वोल्ट है सिर्फ। सो अगर आप E2 अपॉन E1 ले लेते हो तो आपका आंसर कितना आएगा 3/1 मतलब ही 3। ये होता है डिफरेंस। सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी में आपका टर्न्स रेशियो कितना आता है और एडिटिव पोलैरिटी में आपका टर्न्स रेशियो कितना आता है, यही डिफरेंस है, ठीक है। आई होप क्लियर है। ओके, अब हम लोग सीधा सीधा पढ़ते हैं ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर। कर देते हैं आपका ओपन सर्किट टेस्ट को पढ़ना, ठीक है। अब देखो ओपन सर्किट टेस्ट का मतलब है आपका सेकेंडरी साइड क्या रहेगा, ओपन रहेगा और यहाँ पर आप रेटेड वोल्टेज अप्लाई करोगे, ठीक है। इम्पोर्टेंट एक्चुअली रेटेड वोल्टेज नहीं है, इम्पोर्टेंट एक्चुअली है कि यहाँ पर ये जो ट्रांसफार्मर दिख रहा है इसके अंदर रेटेड फ्लक्सेस फ्लो होने चाहिए। सो बिट आता है कि आपका ओपन सर्किट टेस्ट आप रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्लक्स पर ही ऑपरेट करते हो, तभी आपका रीडिंग एक्यूरेट आने वाला है। अब ये ऐसा क्यों, देखो नो लोड है, नो लोड का काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ जितने अमाउंट ऑफ फ्लक्सेस क्रिएट करने के लिए एनर्जी लगता है वही आपको लगने वाला है, वही आपका लॉस है। ऑलरेडी हम लोगों ने लॉसेस में पढ़ लिया है। तो आपका जो ओपन सर्किट टेस्ट है वो कैसे रहेगा, रेटेड वोल्टेज पे रहेगा और रेटेड फ्लक्स पे रहेगा, मतलब ट्रांसफार्मर के कोर के अंदर रेटेड फ्लक्स फ्लो होना चाहिए। तो रेटेड वोल्टेज है तो यहाँ पर रेटेड फ्रीक्वेंसी भी रहेगा आपका। आई होप क्लियर है, ठीक है। अब देखो ये जो बिट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिट है। अब ओपन सर्किट कौन से साइड को करना है ये एक आता है, या फिर वैट मीटर कौन से साइड में कनेक्ट करना है, या फिर कौन से साइड में कनेक्ट करने से क्या आपको बेनिफिट है, ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन एलवी साइड। कंडक्टेड ऑन एलवी साइड का मतलब आता है वैट मीटर जो है ना आपका वो एलवी साइड पे कनेक्टेड है, ठीक है। मतलब यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल देता हूँ तो ये एलवी साइड है और ये आपका एचवी साइड है। अब ऐसा क्यों, ठीक है, ऑलरेडी आपको पता है कि नो लोड करंट ऑफ ट्रांसफार्मर कितना होता है, 3% से 5% के बीच में होता है, मतलब फुल लोड के बहुत ही कम है, बराबर। सो अगर एलवी साइड में अगर हम लोग देखते हैं तो एलवी साइड में करंट का रेशियो ज़्यादा होता है। अगर आपने एचवी साइड में कनेक्ट कर दिया ना वैट मीटर, ऑलरेडी वहाँ पर करंट कम होता है तो आपका एमीटर ठीक से रीड नहीं कर पाता है। और हम लोगों ने मेजरमेंट में पढ़ा है कि अगर आप फुल स्केल डिफ्लेक्शन के आसपास मेजरमेंट करते हैं तो आपको एक्यूरेट रीडिंग्स आते हैं। तो वो एक क्राइटेरिया होता है यहाँ पर कि कम रेटेड वाले एमीटर्स को यहाँ पर यूज़ कर कर हम लोग आसानी से जो मैग्नीट्यूड है उसको अच्छी तरीके से मेजर कर पाए। इसीलिए आपका जो वैट मीटर होता है वो एलवी साइड में कनेक्टेड होता है और उसी का मतलब होता है ओपन सर्किट टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन एलवी साइड, ठीक है। वर्ड इंपॉर्टेंट है कंडक्टेड। वेयर एज अगर आपको पूछना है तो वो स्पेसिफिकली पूछेगा कि हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट में कौन से साइड को ओपन सर्किट करते हैं, तो आपका आंसर आना चाहिए एचवी साइड, ठीक है। सो ये बिट आपको ध्यान में आ गया कि यहाँ पर करंट कम होता है नो लोड टेस्ट में ऑलरेडी, और एलवी साइड में आपको करंट का मैग्नीट्यूड थोड़ा ज़्यादा मिलता है कंपेयर टू एचवी साइड, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है, केवीए रेटिंग। सो यहाँ पे जो करंट मेजरमेंट है वो आसान हो जाता है, इसीलिए हम लोग ये करते हैं। अब जो ये वैट मीटर है यही है आपके आयन लॉसेस। ये जो कुछ भी रीड करेगा वो क्या रहेगा, सिर्फ आयन लॉसेस रहेगा, ऐसे बोलते हैं। लेकिन एक्चुअली वैट मीटर जो रीड करता है उसके अंदर आयन लॉसेस रहता है प्लस, अब देखो ये जो वाइंडिंग दिख रहा है आपको प्राइमरी साइड का, सो नो लोड कॉपर लॉसेस भी रहते हैं आपके, ठीक है, नो लोड कॉपर लॉसेस भी रहते हैं, तो आपको ये भी कंसिडर करने पड़ते हैं। लेकिन क्या है, नो लोड करंट कितना है आपका, जस्ट 3%, इसीलिए इसको हम लोग नेगलेक्ट कर कर सीधा सीधा बोलते हैं कि आपका जो
वैट मीटर है वो रीड क्या करता है, आयन लॉस। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में दिखता है कि वैट मीटर रीड्स अंडर ओपन सर्किट टेस्ट वैट मीटर रीड्स आयन लॉसेस प्लस नो लोड कॉपर लॉसेस, तो आपका आंसर यही सही रहेगा। वेयर एज अगर नो लोड कॉपर लॉस कहीं नहीं है तो आपका आंसर सिंपली आयन लॉसेस है, ठीक है। और ये कैसे रहते हैं, कांस्टेंट लॉसेस रहते हैं, ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है। तो यहाँ पर मुझे V बाई एफ वैरी करने की जरूरत नहीं, मुझे बस रेटेड वोल्टेज, रेटेड फ्रीक्वेंसी, रेटेड फ्लक्स पर ओपन सर्किट टेस्ट ले लेना है। जो वैट मीटर रीड करेगा वो सिंपली क्या है, आपका आयन लॉसेस आएंगे। आयन लॉसेस में दो पोर्शन है, ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है, एक है एडी करंट, दूसरा है हिस्टेरेसिस लॉस, ठीक है। आई होप क्लियर है ये। अब देखो इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने नो लोड कंपोनेंट्स लिखे थे, एक था R0, दूसरा था X0। बस नो लोड टेस्ट के अंदर नो लोड के सारे पैरामीटर्स आ जाने चाहिए। सो हम लोग यहाँ पर R0 X0 भी कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखो मेरा जो वैट मीटर है वो क्या रीड करेगा, आपका V1, ठीक है। V1 लिखो या फिर E1 लिखो। V1 क्या है आपका रेटेड वोल्टेज, ठीक है। और I0 क्या है आपका नो लोड करंट, ठीक है। और कॉस ऑफ फाई जीरो का मतलब होता है नो लोड पे जब ट्रांसफार्मर है तो उसका पावर फैक्टर कितना है। यूजुअली इसका जो रेंज होता है वो होता है 0.2 से लेकर 0.25, ठीक है। इतना कम पावर फैक्टर होता है। रीजन इज पूरा का पूरा फ्लक्स क्रिएट करने के लिए रिएक्टिव कंपोनेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर आपको W इज इक्वल टू V1I0 कॉस ऑफ फाई जीरो मिल गया। अब देखो ये जो इक्विवेलेंट सर्किट है ट्रांसफार्मर का, उसका आधा पोर्शन मैंने लिया ताकि मुझे सिर्फ नो लोड कंपोनेंट दिखे। अब देखो V1 इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं अगर IW लिख लेता हूँ, ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है IW क्या है, I म्यू क्या है, ठीक है। तो सिंपली R0 का वैल्यू आप क्या लिखोगे, V1 अपॉन IW, ठीक है, पोटेंशियल अक्रॉस R0। अब देखो X0 का वैल्यू क्या लिखोगे आप, सिंपली V1 अपॉन I म्यू। आई होप क्लियर है, ठीक है। और ऑलरेडी हम लोगों ने ये चीज़ें पढ़ा है कि आपका आई म्यू क्या होता है, I0 साइन ऑफ फाई जीरो, ठीक है। ये सारे बिट्स यहाँ लिख के दे रहा हूँ, रीज़न है ओपन सर्किट टेस्ट में ही ये सारे फॉर्मूलेज आपके यूज़ होने वाले हैं। जब भी आपको एडी करंट लॉसेस और हिस्टेरेसिस लॉसेस, उसके बाद इक्विवेलेंट सर्किट और ओपन सर्किट टेस्ट के प्रॉब्लम्स आएंगे, तब आपको करना पड़ेगा। मतलब ये बिट्स है वो यूज़ कर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, ठीक है। आई होप क्लियर है। आई म्यू इज इक्वल टू I0 साइन फाई जीरो, IW इज इक्वल टू I0 कॉस ऑफ फाई जीरो, ठीक है। ये जो है ये आपका पावर फैक्टर है, नो लोड पावर फैक्टर ऑफ द ट्रांसफार्मर, रेटेड वोल्टेज। इतने सारे बिट्स आपको याद रखने पड़ेंगे ओपन सर्किट टेस्ट के लिए। लेकिन अगर ओपन सर्किट टेस्ट मैंने अलग अलग कंडीशन में ले लिया, मान लो मैंने रेटेड वोल्टेज पे लिया और फ्रीक्वेंसी कम लिया, ठीक है। हम लोग रेटेड वोल्टेज बढ़ाते नहीं है, ठीक है। एक दिमाग में रख लेना, रेटेड वोल्टेज के ऊपर हम लोग वोल्टेज अप्लाई नहीं करते, वोल्टेज उतना ही रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा छेड़खानी करोगे तो आप फ्रीक्वेंसी के साथ करोगे, तो आपका हिस्टेरेसिस लॉस कैसे होगा, आपका एडी करंट लॉस कैसे होगा, ये ऑलरेडी हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया है। लेकिन एक ओवरव्यू भी लेंगे कि कैसा एग्जैक्टली क्या चल रहा है क्या नहीं, ठीक है। सो एक सेकेंड, ठीक है। ओपन सर्किट टेस्ट और इसके बाद का भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सेपरेशन ऑफ एडी करंट लॉसेस एंड हिस्टेरेसिस लॉसेस। बस ये जो स्टेप्स है, इसके इंटरमीडिएट स्टेप्स के बीच में के कुछ बिट्स आते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे। अब एक काम कर लेते हैं, हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट को अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा रेटेड वोल्टेज रेटेड फ्रीक्वेंसी पे आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जानबूझकर रेटेड वोल्टेज तो अप्लाई कर देते हैं, फ्रीक्वेंसी कम कर देते हैं और फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं। ऐसे केसेस में आपका वो जो कुछ भी नो लोड टेस्ट का आउटपुट है वो क्या क्या मतलब क्या क्या चीज़ें वेरी होते हैं हम लोग देखते हैं। देखो अपने फ्रीक्वेंसी कर दिया कम, मैंने ऑलरेडी पढ़ा है कि B इज इक्वल टू क्या होता है, फ्लक्स पर यूनिट होता है, और फ्लक्स का मतलब भी क्या होता है, V अपॉन F होता है। तो मैं सीधा फ्लक्स डेंसिटी को V अपॉन F लिखना ही स्टार्ट करूंगा। सो मैंने यहाँ पर फ्लक्स डेंसिटी को V अपॉन F लिख दिया है, और अगर मैंने फ्रीक्वेंसी कम कर दिया तो मेरा फ्लक्स डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा। अगर फ्लक्स डेंसिटी ज़्यादा है तो आपको फ्लक्स ज़्यादा क्रिएट करने पड़ेंगे, मतलब मैग्नेटाइजिंग करंट का कंपोनेंट भी क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। सो आई म्यू बढ़ जाता है। एग्जैक्टली अपोजिट यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आपने क्या कर दिया, कम कर दिया,
सॉरी फ्रीक्वेंसी आपने बढ़ा दिया, ठीक है। अगर आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया है तो आपका फ्लक्स डेंसिटी कम हो जाएगा और आपका मैग्नेटाइजिंग करंट कंपोनेंट भी क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर अगर मैग्नेटाइजिंग करंट कंपोनेंट बढ़ा है तो ऑब्वियसली आपका आयन लॉसेस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, नो डाउट। लेकिन आयन लॉसेस में दोनों के दोनों लॉसेस बढ़ रहे हैं कि एडी करंट लॉस बढ़ रहे हैं या फिर हिस्टेरेसिस लॉस बढ़ रहे हैं, ये कैसे चेक करना है। तो ये जो फॉर्मूला है ये मैंने ऑलरेडी लिख के दिया, बी स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर, और आपको क्या करना है, v अपॉन एफ लिख देना है आपको b के जगह पे। सो वी स्क्वायर एफ स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कैंसिल होने वाला है और ये सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज डिपेंडेंट है। मतलब आपका जो एडी करंट लॉस है इट इज ओनली वोल्टेज डिपेंडेंट व्हेन योर वी रेटेड, मतलब वी बाई एफ कॉन्स्टेंट नहीं है ना, तब आप बोल सकते हो कि एडी करंट लॉस क्या है आपके, वो सिर्फ वोल्टेज के ऊपर डिपेंडेंट है। सो बिट आता है कि अगर मैंने वोल्टेज रेटेड वोल्टेज रखा, फ्रीक्वेंसी कम कर दिया, तो मेरे आयन लॉसेस बढ़ते हैं। मेरे आयन लॉसेस के साथ सिर्फ और सिर्फ हिस्टेरेसिस लॉस बढ़ेंगे और एडी करंट लॉस नो चेंज रहेंगे। ऐसे टाइप के आपके आंसर्स रहेंगे। सो आपका आंसर क्या है, एडी करंट लॉस में कोई भी चेंज नहीं रहेगा लेकिन आपका हिस्टेरेसिस लॉस बढ़ जाएगा। देखते हैं कैसे। अब देखो यहाँ पर आप v बाई एफ सब्सटीट्यूट कर दो, ये v के ऊपर भी डिपेंडेंट रहेगा, ये f के ऊपर भी डिपेंडेंट रहेगा। रीजन क्या है, v अपॉन एफ रेस टू 1.6 है और साइड में कितना है 1। सो v रेस टू 1.6 एफ रेस टू माइनस 0.6। सो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है। अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा, आपका हिस्टेरेसिस लॉस बढ़ेगा, इसीलिए आपके आयन लॉसेस बढ़ रहे। इसका मतलब यह नहीं कि आपके एडी करंट लॉसेस भी बढ़ रहे। इस केस में आपके एडी करंट लॉसेस नहीं बढ़ने वाले, ठीक है। ये बिट आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। आपका नो लोड करंट बढ़ जाएगा, रीजन है आपका मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट बढ़ रहा है, आपका IW भी बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपका I0 बढ़ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं कि आपका वैट मीटर का रीडिंग, ऑब्वियसली आपको जो अमाउंट ऑफ फ्लक्सेस क्रिएट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगने वाला है तो वो बढ़ेगा। और मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट बढ़ रहा है, इसका मतलब रिएक्टिव कंपोनेंट बढ़ा है, इसका मतलब आपका पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, और भी कम हो जाएगा। एग्जैक्टली यहाँ पर अपोजिट रहेगा, आपका पावर फैक्टर यहाँ पर इंप्रूव रहेगा, आपका वैट मीटर का रीडिंग जो है, नो लोड लॉसेस जो है वो कम हो जाएंगे, ठीक है, कंपेयर टू दिस केस, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, सिंपली एक प्रोसेस है कि एडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस को सेपरेट कैसे किया जाए। आयन लॉसेस आपको वैट मीटर तो एक ही रीडिंग देता है ना, दोनों का कॉम्बिनेशन WE प्लस WH, लेकिन उसको सेपरेट कैसे किया जाए। तो उसके लिए वेरी फर्स्ट स्टेप आता है, आपको रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी पर आपका टेस्ट कैरी आउट कर लेना है। आपका वैट मीटर का कुछ रीडिंग आ जाएगा और वैट मीटर विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी जो आएगा वैल्यू, आपका जो वैल्यू रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, आपको एक Y इंटरसेप्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूस्ड वोल्टेज और रिड्यूस्ड फ्रीक्वेंसी अप्लाई करते हैं, लेकिन आपके दिमाग में एक चीज रहना चाहिए, V बाई एफ कॉन्स्टेंट रहेगा। अच्छा, ये सिर्फ फ्रीक्वेंसी वैरी करने से क्या हो जाता है, देखते हैं, एक बार बताता हूँ। देखो, अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी को कम करते हैं और वोल्टेज वैसे के वैसे ही रखते हैं तो आपका फ्लक्स बढ़ जाता है और आपका कोर सैचुरेट होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए हम लोग इसको अवॉइड करते हैं और V बाई एफ चीज़ को कांस्टेंट रखते हैं ताकि आपके फ्लक्सेस कांस्टेंट रहे, आपके मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट कांस्टेंट रहे एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखते हैं सेकेंड स्टेप आपने कंप्लीट कर लिया, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी, रेटेड वोल्टेज रेटेड फ्रीक्वेंसी, सॉरी रिड्यूस्ड वोल्टेज रिड्यूस्ड फ्रीक्वेंसी, लेकिन V बाई एफ कांस्टेंट, ये स्टेप आपका हो गया। अब ये जो पहला और सेकंड केस है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे जो वैल्यू आए विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी के साथ एक ग्राफ बनाते हैं। आपको एक इक्वेशन आएगा WI इज इक्वल टू AF प्लस BF स्क्वायर। यही इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आपको A कैलकुलेट करना है, यहाँ पर आपको B कैलकुलेट करना है। आप आराम से आपके एडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस को कैलकुलेट कर सकते हो। ये बिट जब हम लोग न्यूमेरिकल फॉर्म में लेंगे ना, आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली मुझे क्या कहना है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में दिख रहा है आपको सेकेंडरी साइड, सिंपली आपने कर दिया है शॉर्ट और आपको वहाँ पर वोल्टेज कितना हो जाएगा, तो 0 वोल्ट हो जाएगा। करंट बिल्कुल रहेगा, नो डाउट इन इट। आपको वही इंश्योर करना है कि आपको जो सेकेंडरी करंट रहेगा वो रेटेड करंट आना चाहिए, ठीक है। अब ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया है रेटेड करंट कैसे कैलकुलेट करना है। V2 I2 इज इक्वल टू आपका KVA रेटिंग आता है,
तो सिंपली केवीए रेटिंग अपॉन V2 अगर ले लेते हैं तो आपको रेटेड करंट मिल जाता है, ठीक है। अब रेटेड करंट शॉर्ट सर्किट है, अगर आप पूरा पोटेंशियल अप्लाई कर दोगे इनपुट साइड में तो यहाँ पर तो डेड शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होगा या फिर स्टेडी शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होगा, और वो बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर किया हम लोगों ने शॉर्ट सर्किट करंट के साथ या फिर रेटेड करंट के साथ, ठीक है। आई रेटेड ये कंप्लीट डेड शॉर्ट सर्किट करंट आई, तो हम लोग उतना पोटेंशियल यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि आपका वाइंडिंग डैमेज हो जाएगा टेस्टिंग के अंदर ही। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पर रिड्यूस्ड वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ठीक है। यूजुअली होता है 5 to 8% सिर्फ ऑफ योर रेटेड वोल्टेज। हम लोग शॉर्ट सर्किट टेस्ट में सिर्फ और सिर्फ रेड्यूस्ड वोल्टेज 5 to 8% ऑफ योर रेटेड वोल्टेज अप्लाई करते हैं। कौन सी साइड करते हैं, तो आप HV साइड पे वोल्टेज या फिर वैट मीटर कनेक्ट करते हो, या फिर सिंपली बोलते हैं कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन HV साइड, ठीक है। सो शॉर्ट सर्किट टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन HV साइड, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। अब HV साइड में ही क्यों, तो आपके कम मीटर मतलब लो रेटिंग के मीटर्स में भी आपका काम बन जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है, HV साइड है बराबर, यहाँ पे करंट कैसे रहेगा, कम रहेगा। ये भी एक रीज़न है कि आपको क्या है, सिंपली एक छोटा सा एमीटर भी ले लोगे, आप पुटअप कर दोगे तो भी आपका काम बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रेटेड करंट्स की बात हो रही, इसीलिए मैं मीटर्स को छोटा देख रहा हूँ ताकि मुझे जहाँ पे कम करंट मिले वहाँ पर मैं अप्लाई करके बात ख़त्म कर दूँ, ठीक है। सो और वोल्टेज एप्लीकेशन भी कितना है आपका, 5 to 8% है, इसीलिए तो हम लोग HV साइड प्रेफर कर लेते हैं, ठीक है। आई होप क्लियर है, ताकि आपके इंसुलेशन भी डैमेज ना हो। सो एक्चुअली वैसे तो देखा जाए तो ट्रांसफार्मर उसके रेटेड वोल्टेज के लिए बना जाता है, नो डाउट इन इट, लेकिन हम लोग प्रेफर करते हैं ताकि हमारे छोटे मीटर्स में भी हमारा काम बन जाए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपका जो वैट मीटर रीड करेगा उसके अंदर 2 कंपोनेंट्स रहते हैं, एक तो नो लोड कंपोनेंट रहेगा ही रहेंगे, प्लस आपके कॉपर लॉसेस रहेंगे, ठीक है। रीज़न क्या है, आपके रेटेड करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पर, तो आपका रेटेड करंट यहाँ पर भी फ्लो होगा, I1 डैश मतलब ये I1 ले लो थोड़ी देर के लिए, और I2 भी आपका रेटेड फ्लो होने वाला है। तो आपका कॉपर लॉसेस क्या रहेंगे, आपके I1 स्क्वायर R1 प्लस I2 स्क्वायर R2, साथ में आपके कुछ ऑन लोड लॉसेस भी रहेंगे। एक्चुअली नो लोड लॉसेस है वो तो हमेशा ही रहेंगे, लोड रहो नहीं रहो, लेकिन क्या है ना, आपका जो अप्लाइड वोल्टेज वो कितना है 5 to 8%, और नो लोड लॉसेस जो है दोज आर वोल्टेज डिपेंडेंट, इसीलिए वो होते ही नहीं, मतलब बहुत ही माइन्यूट होते हैं, इसलिए हम लोग उसको निकाल के फेंक देते हैं। अब देखो, अगर आप इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर भी देखोगे, ठीक है, अंडर शॉर्ट सर्किट कंडीशन हम लोगों ने जो शंट ब्रांच था वो निकाल के फेंक दिया, क्योंकि उसके अंदर से बहुत ही मिनिमल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होने वाला है, और सेकेंडरी साइड से सारे पैरामीटर्स को प्राइमरी साइड पे शिफ्ट कर दिया, इसीलिए मैंने R01 लिखा है, X01। मुझे पता है कि R01 का वैल्यू क्या है यहाँ पर, R1 प्लस R2 डैश, और X01 का वैल्यू क्या है यहाँ पर, X1 प्लस X2 डैश, और वहाँ से यहाँ लेके आना है, मतलब आपको क्या करना है, डिवाइड बाई के स्क्वायर करना होता है फॉर R2 डैश एंड X2 डैश। ये ऑलरेडी हम लोगों ने इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर पढ़ लिया है, ठीक है। अब देखो, आपका जो वैट मीटर है वो आपका शॉर्ट सर्किट या फिर ऐसे बोलो कि आपके कॉपर लॉसेस रीड करता है, तो वो क्या रहेगा आपका VSC। आई रेटेड है, यहाँ पर आप I2 लिखो या फिर I1 ही सफिशिएंट है, सही रहेगा, और कॉस ऑफ 5SC आपके रेटेड कंडीशंस में, या फिर आपने जब सेकेंडरी साइड को शॉर्ट किया है तब आपका कितना है शॉर्ट सर्किट का जो पावर फैक्टर है वो हम लोगों ने लिखा है cos ऑफ 5SC। सो अब देखो, VSC पता है आपको, रेड्यूस्ड वोल्टेज, आपका रेटेड करंट पता है, आप वैट मीटर से आपका रीडिंग आ जाएगा, आप आराम से आपका पावर फैक्टर रीड कर सकते हो, और इसका पावर फैक्टर रेटेड पे ऑपरेट कर रहे हो इसीलिए ज़्यादा होता है, अराउंड रेंज आप बोल सकते हो 0.7 से अबव ही रहेगा, ठीक है। सो अब देखो, यहाँ पर अप्लाइड क्या है VSC, और यहाँ पे क्या है ISC, सिंपली या फिर ISC बोलो या फिर I1 बोलो, ठीक है, दोनों बात एक ही होगा, ऐसा लिखा तो भी चलेगा आपने। सो अगर मैं लिखूँ VSC इज इक्वल टू ISC, और ये क्या है Z इक्विवेलेंट, तो भी चलेगा, या फिर ZSC भी लिखा तो भी चलेगा, ठीक है।
सो सिंपली अगर मुझे ZSC इम्पीडेंस कैलकुलेट करना है तो मैं सिंपली क्या करूँगा, VSC अपॉन ISC कर दूँगा। ठीक है, आई होप क्लियर है। और अगर मुझे ZSC को लिखना है ठीक तरीके से, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ R01 का स्क्वायर प्लस X01 का स्क्वायर। ठीक है, मुझे इस वाट मीटर से VSC ISC मिल जाएगा। और एक बात आपको पता है कि जो कॉपर लॉसेस है वो क्या है, I1 स्क्वायर R01 है, मतलब SC। सो यहाँ पे आप R01 का वैल्यू निकाल सकते हो, ZSC का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, आप X01 का वैल्यू इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। इस तरीके से आपको शॉर्ट सर्किट टेस्ट के सारे रिजल्ट्स को यूज़ करना है। ठीक है, अब ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर, परसेंटेज रेजिस्टेंस इज इक्वल टू परसेंटेज फुल लोड कॉपर लॉस, लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी हम लोगों ने इसका डेरिवेशन पढ़ लिया। अब यहाँ पर क्या है, सिंपली हम लोगों ने लिखा है परसेंटेज रेजिस्टेंस लिख लिया, कॉपर लॉस है ना, कॉपर लॉसेस पता है मुझे, ये वाट मीटर रीड कर रहा है, इसीलिए मैंने उसके नीचे वोल्ट KVA रेटिंग लिख दिया। KVA रेटिंग लिख दिया मतलब ये आपने बेस वैल्यू अप्लाई कर दिया और इनटू 100 लिखा है, इसलिए परसेंटेज आ रहा है। ठीक है, अब देखो अगर मैं VSC अपॉन E1 लिखता हूँ, अगेन वोल्टेज है, यहाँ पर भी वोल्टेज ड्रॉप है, यहाँ पर भी वोल्टेज ड्रॉप है, इसीलिए नीचे E1 लिखा है, नीचे E1 लिखा है। ठीक है, ये दोनों भी सेम है। इसका मतलब क्या होता है, पर यूनिट इम्पीडेंस इज इक्वल टू पर यूनिट इम्पीडेंस ड्रॉप। ये एक शॉर्ट सर्किट टेस्ट के अंदर का कंक्लूजनरी लाइन है आपका। ठीक है, और एक बात है, आपका जो पर परसेंटेज इम्पीडेंस कैलकुलेट करना है तो आप सिंपली VSC अपॉन E1 कैलकुलेट कर सकते हैं। मुझे पता है VSC का मतलब ही क्या है, ISC Z01, इसीलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया और इनटू 100, और ये कितना होता है रेंज में, 5 to 8% होता है। ठीक है, अब देखो अगर गलती से आपने यहाँ पर रेटेड वोल्टेज अप्लाई कर दिया तो यहाँ पर डेड शॉर्ट सर्किट, स्टेडी स्टेट शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होगा, और इट विल बी ओनली प्रोटेक्टेड बाय इम्पीडेंस। ट्रांसफार्मर का इम्पीडेंस ही उसको बचाएगा, और कोई नहीं है वहाँ पर बचाने के लिए, ना ही कोई मतलब कुछ प्रोटेक्टिव डिवाइस नहीं है। सो आपका जो IS स्टडी स्टेट करंट, शॉर्ट सर्किट करंट होता है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका ट्रांसफार्मर का पर यूनिट इम्पीडेंस होता है। ये भी एक बिट है, आपको इसको भी दिमाग में फिट कर लेना है। ठीक है, जितने भी पैरामीटर्स हम लोगों ने ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट के लिए लिखे हैं, सारे एक साइड में लिख लो और आपके एक खुद के नोट्स बना लो। ठीक है, हम लोग इसके बेसिस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, आई होप क्लियर है। एडी करंट लॉसेस, हिस्टैरिसीस लॉसेस और आपके कॉपर लॉसेस। और एक बात, यहाँ पर आपके स्ट्रे लोड लॉसेस भी होते हैं। ठीक है, सो जैसे कि वहाँ पर मैंने बोला था डाइलेक्ट्रिक, यहाँ पर आपको स्ट्रे लोड लॉस रहेगा। अगर आपके ऑप्शन में दिया है कि आपका जो वाट मीटर का रीडिंग है वो कॉपर लॉसेस रीड कर रहा है और छोटे से आयरन लॉसेस रीड करता है, तो साथ में आपको स्ट्रे लोड लॉसेस भी दिखता है, तो आपका आंसर वही सही है। वेरएज ऑप्शन में सिर्फ कॉपर लॉस है और कुछ अच्छे तरीके से नहीं है, तो आप कॉपर लॉस को प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, आई होप क्लियर है आपका ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बिट है उसको कवर कर लेते हैं ताकि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इफ़िशियंसी और वोल्टेज रेगुलेशन पे फोकस कर पाएँ। आखिरी बिट है, इसमें सिर्फ कंपैरिजन है पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का, और कुछ नहीं। ठीक है, लेकिन हल्के में मतलब ना इतने सारे बिट्स बनते हैं, आप देखोगे तो आप ही बोलोगे। देखो पावर ट्रांसफार्मर है, मानते हैं, सबको पता है कि 33 kV के ऊपर के जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनको पावर बोलेंगे, 33 kV के नीचे जो ट्रांसफार्मर्स हैं उनको हम लोग बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स। ठीक है, कंज्यूमर्स डायरेक्टली कनेक्शन नहीं देते हैं हम लोग पावर ट्रांसफार्मर से, उसके नीचे और एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आएगा तभी आप पावर ट्रांसफार्मर से कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर सीधा डायरेक्ट कनेक्शन रहता है, कोई इंडस्ट्री रहो 33 kV के आसपास हम लोग उनको देते हैं, 11 kV भी हम लोग प्रोवाइड करके देते हैं, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। अब यहाँ से बिट स्टार्ट होते हैं। आपका जो पावर ट्रांसफार्मर है वो ज़्यादातर फुल लोड पे ऑपरेट किया जाता है, वेरएज आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है ये डिपेंड ऑन कस्टमर्स होता है, इसीलिए इसका जो एवरेज लोड जो बनता है वो सिर्फ 70 to 75% ही बनता है, इसीलिए उसको उस तरीके से भी डिज़ाइन किया जाता है। अब देखते हैं हम लोग कैसे इसके जो होते हैं कॉपर लॉसेस को कम से कम रखा जाता है, क्योंकि ये 24 आवर लोडेड ही होता है। ठीक है, वेरएज यहाँ पर आयरन लॉसेस को कम रखते हैं, ताकि मतलब डिज़ाइन ओरिएंटेड खर्चा बोल रहा हूँ, यहाँ पर आयरन लॉसेस पे ज़्यादा खर्चा कर उसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं। रीज़न ये है, ये ज़्यादातर नो लोड होते हैं और कॉपर लॉसेस
कब लोड वेरी होता है, मतलब डे में कम रहेगा तब, ऐसे टाइप में। सो यहाँ पर आप क्या करते हो, आयरन लॉसेस को मिनिमम करके डिज़ाइन करते हो और यहाँ पर कॉपर लॉसेस को मिनिमम करके डिज़ाइन करते हो, ठीक है। यहाँ पर सेम केवीए रेटिंग होता है दोनों का, तो ये वेट ज़्यादा होता है और ये वेट कम होता है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन देयर कंस्ट्रक्शनल फीचर्स। यहाँ पर आप CRGO स्टील का कोर यूज़ करते हो, तो यहाँ पर आप एमॉर्फस स्टील का कोर यूज़ करते हो। ये बिट बहुत इंपॉर्टेंट, इवन CRGO से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स में कौन से टाइप का कोर यूज़ करते हैं, तो वो होता है एमॉर्फस स्टील, ठीक है। उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ है, उतने देख के रखना आप। एक चीज़ है, इसका जो इफ़िशियंसी है वो मैक्सिमम कब रहता है, नियर फुल लोड रहता है। और हम लोग इसको ऐसे ही डिज़ाइन करते हैं कि आपके PI = PCU मिले, लेकिन यहाँ पर कैसा है, ऑब्वियसली ये लोडेड है तो इसके नो लोड भी रहेगा और ऑन लोड भी रहेगा, लेकिन कॉपर लॉसेस ज़्यादा होते हैं, इसीलिए उसको मैक्सिमम इफिशिएंसी पे हम लोग सेट करके रखते हैं। वेयर एज यहाँ पर आप कॉपर लॉसेस = 2 टाइम्स ऑफ आयरन लॉसेस के लिए डिज़ाइन करते हो, ऐसे टाइप के ट्रांसफार्मर्स के लिए। ये जो बिट है ना, ये इतने एग्जाम्स में देखा है मैंने, और काफ़ी लोग सिर्फ और सिर्फ PI = PCU जानते हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स में PCU = 2 टाइम्स ऑफ PI बोलकर उसको डिज़ाइन करके प्रेफरेंस दिया जाता है। यहाँ पर ऑल डे इफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर पावर इफिशिएंसी, ऑल डे इफिशिएंसी का मतलब 24, वहाँ पर मतलब 24 जो नंबर है वो उससे डिवाइड हो जाता है, यहाँ पर नहीं होता है। हम लोग यूजुअली पावर इफिशिएंसीज को कैलकुलेट करते हैं, वेयर एज जो डिस्ट्रीब्यूशन वाले लोग होते हैं वो ज़्यादातर, मतलब एनर्जी प्रोवाइडर जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर क्या करते हैं, ऑल डे इफिशिएंसीज को कैलकुलेट करते हैं, इसीलिए ये इतने इंपॉर्टेंट है। ये एक बिट, एमॉर्फस का बिट, वेट वाला बिट, मैक्सिमम PI = PCU और CRGO स्टील, ये बिट आपको याद रहना चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये कंपैरिजन लिया। नेक्स्ट लेक्चर में आते ही हम लोग क्या करेंगे, ऑटो ट्रांसफार्मर, ये जो बिट्स बाकी है वो हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक। थैंक यू।